मैं धर्मेंद्र आचार्य आचार्य आईएएस यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग उत्तर भारत के विशाल मैदान पर विचार विमर्श करेंगे। उत्तर भारत का विशाल मैदान जो भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल का लगभग 43% क्षेत्र में फैला हुआ है और कई दृष्टिकोण से हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। उसको देखना समझना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि भूगोल से संबंधित प्रश्नों में इसकी अपनी उपस्थिति रहती है और इसका अपना महत्व है। उत्तर भारत का विशाल मैदान हिमालय के दक्षिण में और प्रायद्वीपीय भारत के उत्तर में अवस्थित है। यह हिमालय पर्वत के सबसे निचला भाग, जिसे हम शिवालिक के नाम से जानते हैं, उसके गिरिपाद प्रदेश में उसके तलहटी से प्रारंभ होता है और दक्षिण में प्रायद्वीपीय भारत के ऊपरी भाग तक फैला हुआ है। उत्तर भारत के विशाल मैदान के निर्माण में सिंधु नदी एवं उसकी सहायक नदी, गंगा एवं उसकी सहायक नदी तथा ब्रह्मपुत्र एवं उसकी सहायक नदियों के द्वारा लाए गए अवसाद, गाद और जलोढ़ से इस मैदान का निर्माण हुआ है। अर्थात विभिन्न नदियों, खास करके गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी के जलोढ़ से इस मैदान का निर्माण हुआ है। अतः इस मैदान को सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान भी कहा जाता है। इस मैदान के फैलाव की बात हम करें, उत्तर भारत के विशाल मैदान के फैलाव की बात करें तो यह पश्चिम में जम्मू कश्मीर से लेकर के पूरब में असम तक और आगे बढ़ कर के देखें तो अरुणाचल प्रदेश तक यह 3200 किलोमीटर में फैला हुआ है। अगर असम के तीस्ता नदी तक लें तो 2400 किलोमीटर में फैला हुआ है। इसी तरह से इसकी चौड़ाई जो है वह औसत रूप से देखा जाए तो 150 किलोमीटर से 300 किलोमीटर तक है। लेकिन अलग अलग क्षेत्रों में इसकी चौड़ाई अलग अलग है। जैसे असम में 100 किलोमीटर चौड़ाई है, झारखंड के राजमहल क्षेत्र में 160 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है, बिहार में 200 किलोमीटर, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में इसकी चौड़ाई 280 किलोमीटर है और पंजाब में 500 किलोमीटर तक। तो कुल मिलाकर के पूरब से पश्चिम तक यह 2400 से 3200 किलोमीटर तक में फैला हुआ और चौड़ाई के दृष्टिकोण से देखें तो 150 से 300 किलोमीटर में फैला हुआ यह उत्तर भारत का विशाल मैदान भारतीय संस्कृति का सदैव से अतीत काल से लेकर अभी तक पोषक और पल्लवित पुष्पित करने वाला मैदान रहा है। इसकी गहराई की बात अगर हम करें तो यह मैदान 1300 मीटर से लेकर के 1400 मीटर तक गहरी है और कहीं कहीं इसकी गहराई 8000 मीटर तक जाती है। जैसे हरियाणा के देखा जाए अंबाला के क्षेत्र में तो इसकी गहराई सबसे अधिक लगभग 8000 मीटर है। लेकिन कुल मिलाकर के इसकी गहराई 1300 से 1400 मीटर तक है। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई देखा जाए तो इसकी समुद्र तल से ऊंचाई मोटे तौर पर एवरेज के रूप में देखा जाए तो 240 मीटर है। अब इसकी ढाल की बात करें तो जैसा कि हम लोग जानते हैं पहाड़, पठार और मैदान में जो मूल अंतर है वो ढाल को लेकर के ही है। एक बहुत बड़ा अंतर, पहाड़ी क्षेत्र में ढाल ज़्यादा होते हैं, पठारी क्षेत्र में भी ढाल अधिक होता है। लेकिन पहाड़ पठार का मूल अंतर यह है कि पहाड़ जिसकी ऊंचाई 1000 मीटर से अधिक हो और उसके शीर्ष भाग चोटी नुमा हो, शिखर नुमा हो, जिसके ये त्रिकोण बनता हुआ हो, यह पहाड़ का भाग हुआ। लेकिन पठार की बात करें तो इसकी ऊंचाई मोटे तौर पर 600 मीटर से लेकर के 1000 मीटर के बीच में होता है। वैसे तिब्बत का पठार या लद्दाख का पठार ये सब 5-5 हज़ार मीटर ऊंचे हैं। लेकिन दोनों में अंतर यह है कि पठार का ऊपरी भाग सपाट होता है, मेज़ के तरह से होता है। उसमें शिखर जो होते हैं वो सपाट और मेज़ के आकार के होते हैं, तो पठार हुआ। लेकिन ढाल वहाँ भी बने होते हैं। लेकिन मैदान की विशेषता होती है कि इसमें ढाल का अभाव होता है, ये काफ़ी समतल होता है। और उत्तर भारत के विशाल मैदान की अगर बात करें तो यहाँ ढाल अत्यंत कम है। मोटे तौर पर 1 किलोमीटर में 13 से 14 सेंटीमीटर इसके ढाल हैं।
10 से 15 सेंटीमीटर तक ढाल वाला यह मैदान है, तो इसके ढाल अत्यंत कम है, ऊंचाई यहाँ पर कम है, प्रति किलोमीटर 13 सेंटीमीटर के ढाल को लिए हुए है। इसके जल विभाजक को अगर देखें तो जल विभाजक अंबाला के पास से गुजरता है। जल विभाजक का अर्थ होता है उन जल विभाजक वाले लाइन से अगर पूरब की बात करें भारत के संदर्भ में, तो वहाँ की सभी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरेगी, वहाँ के पानी जो हैं अब्बाह जो हैं वो बंगाल के खाड़ी में गिरेंगे, और उसके पश्चिम के पानी जो हैं वो कहाँ गिरेंगे, अरब सागर में गिरेंगे। अंबाला के पास से देखिए कि सतलज नदी, वहीं पर आप देखेंगे उसी इर्द गिर्द में ब्यास क्षेत्र, वहीं पर देखेंगे रावी क्षेत्र। इस सब के पानी जब पश्चिम की तरफ है वो अरब सागर में सिंधु के माध्यम से गिर रही है। इधर से देखेंगे पूरब की तरफ तो यमुना, वहीं पर टोंस और कई छोटी छोटी नदियां हैं जो गंगा के माध्यम से अपने वाटर को, अपने पानी को कहाँ तो बंगाल के खाड़ी में गिरा देती है। विशिष्ट धरातलीय स्वरूप संरचनात्मक विशेषताएं और ढाल के आधार पर विद्वजनों ने इसे 4 भागों में बांटा है। भूगोलविदों ने इसे 4 भागों में बांटा है। ये पहला है भाबर क्षेत्र, दूसरा तराई क्षेत्र, तीसरा बांगर क्षेत्र और चौथा खादर क्षेत्र। ये चारों उत्तर भारत के विशाल मैदान के भाग हैं। अगर दूसरे शब्द में कहें तो यह इसकी भौतिक आकृतिक विभाजन है इस मैदान का। अब हम भाबर क्षेत्र की बात करें तो ये कहाँ अवस्थित है, इसकी अवस्थिति कहाँ है, तो सिंधु से लेकर के तिस्ता तक, तिस्ता असम में और सिंधु नदी जम्मू कश्मीर में, जम्मू डिवीजन से लेकर के ये तिस्ता तक लगभग 2400 किलोमीटर में फैला हुआ है पूरब से पश्चिम। कहाँ तो शिवालिक के एकदम तलहटी में गिरिपाद क्षेत्र में यह सिंधु नदी से तिस्ता तक 2400 किलोमीटर में फैला हुआ है। उसके बाद इसकी चौड़ाई देखें तो मोटे तौर पर 8 किलोमीटर से लेकर के 20 किलोमीटर तक इसकी चौड़ाई है। कहीं पर 8, कहीं पर 20, कहीं पर 15, मोटे तौर पर अधिकांश जगह 8 से 15 किलोमीटर तक है। कहीं कहीं इसकी 20-22 किलोमीटर भी चौड़ाई है, तो 8 से 20 किलोमीटर तक इसकी चौड़ाई है। और इस भाबर क्षेत्र का निर्माण पहाड़ी क्षेत्र से लाए गए गोलाश्म, कंकर, पत्थर, बजरी और रेत से हुआ है। इन्हीं अवसादों से, इन्हीं गादों से भाबर क्षेत्र का निर्माण हुआ है। इसीलिए यह एक छिद्रयुक्त मैदान है। कंकर, पत्थर, बजरी, गोलाश्म आदि के अधिकता के कारण यहाँ पर प्रायः नदी, जो छोटी छोटी नदियाँ हैं वो विलुप्त हो जाती हैं, भूमिगत हो जाती हैं, अदृश्य हो जाती हैं, जो लोगों को सामान्यतः नहीं दिखता है। लेकिन बड़ी बड़ी नदियाँ इन क्षेत्रों में भी दिखती है। जो छोटी छोटी नदियाँ नहीं दिखती है उसे स्थानीय लोग चौस एवं राओस के नाम से जानते हैं। तो ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। और दूसरा कि जो नदियाँ विलुप्त हो जाती हैं उसे वहाँ के लोग किस नाम से, तो चौस एवं राओस के नाम से जानते हैं। इस क्षेत्र में वन की अधिकता है, पर्णपाती वन यहाँ पर पाए जाते हैं और अभ्यारण्य भी अधिक है। तो इस तरह से पर्णपाती वन और अभ्यारण्य के लिए भी भाबर क्षेत्र काफ़ी प्रसिद्ध है। इस क्षेत्र में कृषि नहीं के बराबर होते हैं, कम होते हैं, अतः यहाँ पर पशुपालन, विशेष करके मवेशी पालन पर लोग बल देते हैं। और पशुपालक समाज जो हैं वो गुज्जर लोग हैं जो इस क्षेत्र में रहते हैं। तो आगे हम लोग देखते हैं इसके दक्षिण में, यानी भाबर के दक्षिण क्षेत्र में तराई क्षेत्र है, जो दूसरा भाग है इसका तराई। मैदानी भाग है, ये सतलज नदी से तिस्ता नदी तक फैला हुआ है। यह भी लगभग 2400 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है और इसकी भी चौड़ाई लगभग 10 किलोमीटर से 30 किलोमीटर, यानी भाबर क्षेत्र से एक चौड़ी पट्टी है यह 2400 किलोमीटर का, जिसका 10 से लेकर के 30 किलोमीटर तक में इसकी चौड़ाई है। और जैसे जैसे हम ईस्ट में जाएंगे, पूरब में जाएंगे, असम वाले रीजन में जाएंगे, इसकी चौड़ाई बढ़ती जाती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि पूर्वी क्षेत्र में तराई क्षेत्र ज़्यादा चौड़ाई लिए हुए है। अब तराई क्षेत्र का निर्माण कैसे हुआ, तो भाबर क्षेत्र के निर्माण में बजरी, गोलाश्म, कंकर, पत्थर की भूमिका रही, लेकिन यहाँ पर महीन रेत और चिकनी मिट्टी की भूमिका महत्वपूर्ण रही। तो यह महीन रेत और चिकनी मिट्टी से निर्मित क्षेत्र है। भाबर की तुलना में इसकी ढाल
कम है, यह अधिक समतल है। अतः इस क्षेत्र में नदियों का पानी और अन्य प्रकार के वर्षा के पानी चारों तरफ फैल जाते हैं और इस फैलने से इन क्षेत्रों में दलदली क्षेत्र का निर्माण होता है। तो तराई के मैदान में दलदली क्षेत्र के निर्माण होते हैं। दलदली क्षेत्र के निर्माण के कारण जैव विविधता, नाना प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती है और नाना प्रकार की वनस्पतियां पाए जाने के कारण हम देखते हैं असम के क्षेत्र में ब्रह्मपुत्र घाटी में अभी भी सघन वनस्पति हैं और उन वनस्पतियों के कारण वहाँ पर मच्छर की अधिकता है, जिससे मलेरिया का प्रकोप इन क्षेत्रों में बने रहता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मलेरिया एक बुखार है, यह प्रोटोजोआ से होता है। प्रोटोजोआ नामक कीटाणु से या माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ये फैलते हैं और मादा अनोफिल मच्छर के काटने से होता है। और इसी तरह से एक और बुखार है जो इसके लिए मिथिलांचल क्षेत्र प्रसिद्ध रहा था पहले, कालाजार। कालाजार की चर्चा, ये भी एक बुखार है जो सैंड फ्लाई के काटने से अर्थात रेत वाले मक्खी के काटने से फैलता है और ये भी प्रोटोजोआ से ही फैलता है। और इसकी चर्चा रेणु जी ने अपने मैला आंचल नामक पुस्तक में किया है, जो आप लोग पढ़ेंगे तो देखेंगे उसमें डॉक्टर प्रशांत की भूमिका जो है। तो यह असम वाला क्षेत्र जो है वो मलेरिया के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन इसके उत्तरी क्षेत्र जो हैं, जिसमें उत्तराखंड, जिसमें उत्तर प्रदेश, जिसमें पंजाब, जिसमें हरियाणा, इन क्षेत्रों के तराई वाले क्षेत्रों के जंगल को साफ कर दिया गया है और वहाँ पर बड़े स्तर पर खेती किए जाते हैं, विशेषकर गन्ना और गेहूं की खेती। इसमें गन्ना और गेहूं के फसल के अतिरिक्त दलहन, तिलहन, चावल, मकई आदि भी उपजाए जाते हैं। ये मुजफ्फरनगर वाले, मेरठ वाला जो क्षेत्र है ये सब तराई क्षेत्र के ही भाग में आते हैं जो गन्ना के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। इसके बाद तराई के बाद अगर हम देखें तो आते हैं बांगर क्षेत्र में। ये बांगर क्षेत्र भी काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसे पुराना जलोढ़ कहा जाता है। पुराने जलोढ़ से बने हुए मैदान को बांगर मैदान कहा जाता है। ये प्रायः मैदान के ऊपरी भाग में होते हैं, अतः वहाँ प्रत्येक वर्ष बाढ़ का पानी नहीं जा पाता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इनका फैलाव विस्तार मुख्य रूप से दो नदियों के बीच वाले क्षेत्र, जिसे हम लोग दोआब के नाम से जानते हैं, उन क्षेत्रों में होता है। तो दोआब वाला क्षेत्र के उदाहरण के रूप में देखें तो जैसे गंगा यमुना का दोआब, जैसे सतलज का दोआब, इन क्षेत्रों में हम भांगर मिट्टी या भांगर मैदान को देख सकते हैं। इस क्षेत्र में कंकर एवं रेत की अधिकता होती है और जहाँ भी कंकर होंगे वहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट की अधिकता हो जाएगी। तो भांगर के मैदान में कैल्शियम कार्बोनेट की अधिकता होती है। और इस कंकर और रेत वाले भाग को बिजनौर में, जो उत्तर प्रदेश में अवस्थित है और काफ़ी महत्वपूर्ण जगह है वहाँ का, बिजनौर में भूड़ कहा जाता है और पंजाब में इसे धाय कहा जाता है। चूँकि यहाँ बाढ़ के पानी नहीं प्रत्येक वर्ष जाते हैं, अतः इन क्षेत्रों में बेहतर कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता होती है। अतः उन क्षेत्रों में नहर की अधिकता है और नहर और सिंचाई की अधिकता के कारण इन क्षेत्रों में नमक कई जगह सतह पर फैल जाते हैं, सफ़ेद रूप में उनका उपस्थिति हो जाती है और जिसे रेह और कल्लर कहा जाता है। और ये इस क्षेत्र में, बांगर क्षेत्र में, हाथी, घोड़ा, दरियाई घोड़ा, उसके बाद गेंडा आदि के जीवाश्म प्राप्त हुए हैं। इससे ऐसा लगता है, प्रतीत होता है कि इन क्षेत्रों में कभी अतीत में बहुत पहले ये सब जानवर रहा करते होंगे। अब हम लोग मैदान के सबसे अंतिम भाग खादर क्षेत्र पर आते हैं। ये खादर का मैदान नवीन जलोढ़ मैदान है। ये नवीन गादों और चीकों से जलोढ़ से निर्मित हैं और मैदान के प्रायः सबसे निचले भाग में आते हैं। अतः प्रतिवर्ष यहाँ बाढ़ का पानी फैलता है। बाढ़ के पानी के साथ नई मिट्टी, नए अवसाद, नए गाद और चीका आते हैं, जिससे इस मैदान का निर्माण हुआ है। अतः यह मैदान बाढ़ के मैदान के नाम से भी प्रसिद्ध है। इसे पंजाब में बेत कहा जाता है। इस मैदान के निर्माण में तटबंध के टूटने की भी भूमिका होती है।
चूँकि तटबंध टूटने के बाद बड़े स्तर पर चीका गाद वहाँ पर फैलते हैं, जिससे नए जलवुड के माध्यम से खादर क्षेत्र का निर्माण होता है। ये खादर का मैदान सबसे अधिक उपजाऊ मैदान है, क्योंकि प्रतिवर्ष नई मिट्टियाँ आती है। दूसरी बात कि ये सबसे अधिक उपजाऊ मैदान है और इसकी उत्पादकता भी सबसे ज़्यादा है, उसकी उत्पादकता भी सबसे ज़्यादा है। इसके बाद हम इसे देखें अगर, तो बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल के जो मैदान हैं उसमें मुख्य रूप से खादर मैदान ही हैं। यहाँ पर चावल, गेहूँ, मकई, पटसन, दलहन, तेलहन सभी प्रकार के फसल उपजाए जाते हैं और उसकी उत्पादकता अन्य मैदानों, अन्य क्षेत्रों की तुलना में, भाबर, तराई, बांगर आदि की तुलना में कई गुना ज़्यादा है। अगले वीडियो में हम लोग इसे क्षेत्रगत हिसाब से बांट करके देखेंगे कि उत्तर भारत के विशाल मैदान जो क्षेत्र के दृष्टिकोण से देखें तो वो किस तरह से इसको देखा और समझा जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग वीडियो अगर नहीं अभी तक सब्सक्राइब किए होंगे तो इसको, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और देखिए इसको, और परीक्षोपयोगी चीज़ों को निकाल करके और आप अपने तैयारी को इन्हांस कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।